नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। मातोश्री की हनक को शायद ही कोई भूला होगा। मातोश्री से बाल ठाकरे का जब हाथ उठता था तो वो मुंबई के लोगों के लिए आशीर्वाद होता था। हाथ गिरता था तो मुंबई का शटर भी गिर जाता था। लेकिन आज मातोश्री का ही शटर गिरा हुआ है और इसे गिराने वाला कौन है? किसने ली है मातोश्री के विचारों की सुपारी किलिंग का ठेका? क्या संजय राउत? ये सवाल इसलिए है कि मीडिया में ये बातें अक्सर चलती रहती हैं कि एक बार बाल ठाकरे ने संजय राउत का अपमान किया था, तो क्या मातोश्री की विचारधारा यानी ठाकरे परिवार की राजनीतिक विरासत को उजाड़ कर संजय राउत उसी अपमान का बदला ले रहे हैं? और क्या संजय की हनक खुद को स्वयंभू साबित करने से कहीं ज्यादा ठाकरे परिवार को राजनीतिक तौर पर कमजोर करना है? हम कितने कठोर हिंदू है उसका हमें प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। इस स्कूल में आप पढ़ते हो, हम उस स्कूल के हेडमास्टर है, आपको बताना चाहते हैं। आप मुझसे पंगा मत लेना, मैं देखता हूँ, मैं नंगा आदमी हूँ, मैं शिव सैनिक हूँ बाला साहब ठाकरे का। संजय राउत का यही बड़बोलापन शिवसेना को ले डूबा। आप राजनीति में हमेशा हनक में रहेंगे तो जनता उसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन संजय राउत को लगता रहा कि उनका यही अंदाज ठाकरे परिवार को, शिव सैनिकों को पसंद आता है। राउत शायद बाला साहब ठाकरे के अंदाज नकल करते रह गए, लेकिन उस हिंदू हृदय सम्राट को भूल गए कि उस शख्स की हस्ती कभी मिटने वाली नहीं थी। क्योंकि कुछ तो बात थी उस शख्स में कि वो देश की राजनीति का बरगद बन गया था। लेकिन बाला साहब ने जो राजनीतिक जमीन तैयार की थी उस पर ये लगातार दौड़ते रहे और बाद में उस राजनीतिक जमीन को अपनी ही राजनीतिक का फल समझने लगे, जैसे उन्होंने ही इस जमीन को तैयार किया हो। लेकिन जैसे ही बाला साहब ने इस दुनिया को अलविदा कहा, बाल ठाकरे के भाई जयदेव ठाकरे और उनके पुत्र राज ठाकरे, बाला साहब के पुत्र उद्धव ठाकरे, संजय राउत ने पार्टी को लगभग खत्म ही कर दिया। महाराष्ट्र चुनाव में उद्धव और राज ठाकरे का जो हाल हुआ, शायद ही हाल के वर्षों में इतना बुरा हाल किसी पार्टी या नेता का हुआ होगा। ठाकरे परिवार के भ्रम का हाल सुनिए। पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेक्युलर नेता एच.डी. देवगौड़ा ने चुनाव से ऐन पहले जब ये कहा कि बीजेपी सब भूल गई है और उसे उद्धव सबक सिखाएंगे, और देवगौड़ा का इशारा इस ओर था कि आडवाणी और वाजपेयी दोनों ने बाला साहब के घर जाकर सीटें मांगी थी। बाला साहब ने ही बीजेपी को महाराष्ट्र में जगह दी थी। अब बीजेपी उसे भूल गई है, इसलिए उद्धव ठाकरे ने उसे सबक सिखाने के लिए स्टैंड लिया है। अब कांग्रेस और एनसीपी मिलकर बीजेपी को नीचे लाएगी। तो ठाकरे परिवार को इतना बड़ा भ्रम हो गया। ये पूरी बातें जो मैंने बताई देवगौड़ा की थी, तो भ्रम इस बात का हुआ कि मेरे पिता बाल ठाकरे के यहाँ मातोश्री जब वाजपेयी जी और आडवाणी जी पहुंचते थे तो उनसे बड़ा सुपर पावर अब भला कौन हो सकता है? देवगौड़ा हो या संजय राउत या शरद पवार, उद्धव की सेना को किसी एक ने कमजोर नहीं किया। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं किसने ज्यादा क्षति पहुंचाई। ये कहानी अक्सर मीडिया में घूमती रहती है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे से मातोश्री पर मिलने जाते थे तो नरेंद्र मोदी को बाहर इंतजार करना पड़ता था। अगर इस घटना में सच्चाई भी होगी तो यह सभी के साथ होता है कि जब तक कोई राजनीति में बड़ा कद हासिल नहीं कर लेता, उसे कद्दावर नेताओं की मंत्रणा से दूर रखा जाता है, सलाह मशविरा से दूर रखा जाता है। और अगर ये नरेंद्र मोदी के साथ हुआ और राष्ट्रीय राजनीति में वे उस समय उतने प्रभावशाली नहीं थे जितना कि वे अब हैं, तो इसमें बुरा क्या है? लेकिन बुरा तो है। बुरा ये है कि उद्धव इस खुमारी से बाहर ही नहीं निकल पाए। नरेंद्र मोदी कभी मातोश्री के चौखट पर आते थे, उद्धव इस खुमारी में ही रह गए कि जब वाजपेयी और आडवाणी मेरे पिताजी बाल ठाकरे का आशीर्वाद लेने आते थे, उनसे इतनी करीबी थी, तो फिर नरेंद्र मोदी कौन है, कहाँ टिकते हैं? लेकिन उद्धव यही गच्चा खा गए और ये भूल गए कि कल के नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं और उद्धव कब से बड़े राजनीतिज्ञ हो गए। जब मोदी और अमित शाह से लड़ने के चक्कर में बड़े से बड़े निपट गए तो उद्धव कहाँ टिकते हैं? और उद्धव ने बड़ी भूल क्या की? वे शरद पवार पर इतना ज़्यादा निर्भर हो गए कि अपनी असली संघर्ष की ताकत को ही खो बैठे, भूल बैठे। कभी बाला साहब के करीबी रहे संजय राउत की राजनीति में वक्त के साथ बदलाव आया और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना की दिशा बदलने लगी। कई ऐसे फैसले हैं जिससे यह साफ जाहिर है कि राउत ने शिवसेना को कमजोर किया। जब उद्धव ठाकरे ने भाजपा से अलग होकर कांग्रेस और शरद पवार के साथ गठबंधन किया तो संजय राउत ने इस फैसले को खुलकर समर्थन दिया। और संजय राउत ही नहीं,
उद्धव के सलाहकार की कोई कमी नहीं थी। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने इस गठबंधन को लेकर कहा कि यदि कांग्रेस समर्थन दे रही है तो फिर इसे 5 साल तक निभाना चाहिए, तभी लोग कांग्रेस पर भरोसा करेंगे। देवेगौड़ा ने ये बेहतरीन सलाह नहीं दी, बल्कि उद्धव की बर्बादी की स्क्रिप्ट लिख दी, क्योंकि यह बात देश का बच्चा बच्चा समझ रहा है कि कांग्रेस ने जिसका दामन पकड़ा उसकी मिट्टी पलीद होने से कोई नहीं रोक पाया, कोई नहीं बचा पाया। महाराष्ट्र का चुनाव तो सामने है ही। महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना के गठबंधन के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ 2017 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन करने के बावजूद दोनों पार्टियों को करारी हार का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस ने मिलकर 2016 के विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन यह गठबंधन तृणमूल कांग्रेस के सामने टिक नहीं पाया। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के अंदर भी विरोध और कमजोर प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट ने गठबंधन को काफी हद तक प्रभावित किया। फायदा क्या हुआ? बीजेपी और एलडीएफ को राजनीतिक बढ़ोतरी मिली। तो कांग्रेस के साथ गठबंधन का हाल देश में अछूत की तरह हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। और दूसरी बात कि उद्धव का कांग्रेस के साथ गठबंधन जैसा यह कदम शिवसेना के पारंपरिक हिंदुत्व की विचारधारा के एकदम बिल्कुल खिलाफ था, जो कि बाला साहब ठाकरे का प्रमुख राजनीतिक सिद्धांत था। इस गठबंधन ने पार्टी के पुराने समर्थकों में असंतोष पैदा किया। उनके बीच ये मैसेज गया कि जब बाल ठाकरे के विचारों का ही आपने त्याग कर दिया तो कैसी शिवसेना और काहे की शिवसैनिक। राउत की भूमिका को लेकर भी सवाल उठने लगे। शिवसेना के हिंदुत्व समर्थक कार्यकर्ताओं ने राउत को इस दिशा में उद्धव को प्रभावित करने के लिए जिम्मेदार ठहराया। कई सारी चीजें बदली और उसका हाल क्या हुआ ये हम सब देख ही रहे हैं। राउत की दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी रही उनकी नीतियों के कारण शिवसेना में विभाजन और एकनाथ शिंदे का विद्रोह। 2022 में एकनाथ शिंदे का विद्रोह शिवसेना में सबसे बड़ा विभाजन साबित हुआ। शिंदे ने पार्टी के अधिकांश विधायकों के साथ उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत की और महाराष्ट्र में भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना ली। यह घटना भी राउत के नेतृत्व में हुई कमजोरी को दर्शाती है। राउत ने कभी शिंदे को भी एक सशक्त नेता के रूप में प्रस्तुत किया था, लेकिन जब शिंदे ने पार्टी छोड़ी तो यह स्थिति पार्टी के लिए एक बड़ा झटका बन गई। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि राउत की बयानबाजी और मीडिया में उपस्थिति ने पार्टी के भीतर की अस्थिरता को और ज्यादा बढ़ा दिया। तीसरी जो सबसे बड़ी कमजोरी रही, सामना में राउत का बड़बोलापन रहा। राउत सामना के एग्जीक्यूटिव एडिटर भी हैं। उन्होंने कई बार अपने लेखों में उद्धव ठाकरे और पार्टी की दिशा को लेकर आलोचना की। कई बार उनका बयानबाजी की शैली कठोर और काफी कंट्रोवर्शियल रही, जिससे पार्टी की एकजुटता पर भी असर पड़ा। विशेषकर जब उन्होंने अपने लेखों में पार्टी के पुराने सिद्धांतों से समझौता करने को लेकर सवाल उठाए, तो इससे शिवसेना के कार्यकर्ताओं के बीच भ्रम की स्थिति बनी, और जो कि एक बड़ा कारण रही पार्टी को कमजोर करने में। दूसरी तरफ शरद पवार ने चतुराई से अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए संजय राउत का इस्तेमाल किया। जब उद्धव को शरद पवार की मदद की जरूरत थी तो वह धीरे धीरे अपने संकल्प और पार्टी के सिद्धांतों से दूर होते गए। संजय राउत ने इस स्थिति में पवार के साथ मिलकर अपने खेल को आगे बढ़ाया और उद्धव को एक अलग दिशा में धकेल दिया। पवार की राजनीतिक चतुराई ने उन्हें विपक्ष में महत्वपूर्ण भूमिका दिलाई। वहीं उन्होंने अपने भतीजे अजित पवार को भी एक बेस्ट ऑप्शन के तौर पर रखा। शरद पवार इस चुनाव में संजय राउत के बहुत करीब रहे और चुनाव हारने के बाद भी वे अपने भतीजे अजित पवार के करीब हैं। देखिए शरद पवार की राजनीतिक बिसात और जरा अब उद्धव ठाकरे और संजय राउत के बारे में सोचिए। लगता है कि घर के सारे बर्तन बेचकर कहीं बिखरे पड़े हैं। कभी कभी लगता है कि संजय राउत इस खुमारी से निकल ही नहीं पाए कि वे लंबे समय तक ठाकरे परिवार के करीब रहे हैं। उनका कौन क्या बिगाड़ सकता है, कौन क्या कर सकता है। उनकी भूमिका पर विवादों का अगर देखा जाए तो लंबा इतिहास है। तो क्या यह कहना गलत होगा कि संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को न केवल उनके मूल हिंदुत्व विचारधारा से दूर किया, बल्कि उनके फैसलों में भी पवार के प्रभाव को बढ़ावा दिया। उद्धव ठाकरे ने अपनी सत्ता बचाने के लिए पवार की मदद ली, लेकिन इस प्रक्रिया में पार्टी की पुरानी ताकत को खो दिया। बहरहाल आप इस पूरे खबर को किस रूप में देखते हैं? संजय राउत का इसमें बड़ा रोल था उद्धव को नीचे गिराने में, राजनीतिक तौर पर उनकी जमीन को खिसकाने में, या फिर शिवसेना को कमजोर करने में? आप किसका बड़ा हाथ मानते हैं? शिवसेना को, जो ईबीटी की मैं बात कर रहा हूँ, इतनी बुरी हार के पीछे कौन जिम्मेदार है? किसे आप जिम्मेदार मानते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहें क्लिक इंडिया के साथ। शुक्रिया।